नमस्कार। भारतीय मानस के विउपनिवेशीकरण का मुद्दा आज के समय में हमारे देश के सामने सबसे बड़ी वैचारिक और सांस्कृतिक चुनौती है। जब भी हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधे 15 अगस्त 1947 की तारीख आती है, जब भारत ने अंग्रेज़ों की गुलामी से राजनीतिक रूप से मुक्ति पाई थी। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ देश का नक्शा बदल जाने या अपना झंडा लहरा देने से आज़ादी मिल जाती है? असली आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक हमारी सोच, हमारी बुद्धि और हमारा नज़रिया दूसरों के इशारों पर चलता है। सच्ची आज़ादी तब आती है जब किसी देश के लोग अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों के चश्मे से दुनिया को देखना और समझना शुरू करते हैं। भारत ने 1947 में कागज़ पर और राजनीतिक रूप से तो आज़ादी पा ली, लेकिन मानसिक गुलामी आज भी हमारी पढ़ाई लिखाई, अदालतों, सरकारी दफ्तरों और बोलचाल की भाषा और हमारे रहन सहन में साफ दिखाई देती है। विउपनिवेशीकरण और कुछ नहीं बल्कि इसी मानसिक गुलामी के पिंजरे को तोड़कर अपनी असली पहचान और खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने की एक कोशिश है। इस मानसिक गुलामी की जड़ें हमारे इतिहास में बहुत गहरी तक बैठी हुई हैं। अंग्रेज़ों ने भारत पर सिर्फ बंदूकों के दम पर राज नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारी सोच और बुद्धि को गुलाम बनाने का एक बड़ा खेल खेला था। 1835 में आया मैकाले मिनट्स इसका सबसे बड़ा सबूत है। थॉमस मैकाले का साफ कहना था कि उन्हें भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो दिखने में खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन अपनी पसंद, विचारों, नैतिकता और अक्ल से पूरी तरह अंग्रेज बन चुका हो। यह वर्ग अंग्रेजों और आम भारतीय जनता के बीच बिचौलिए या दुर्भाषिये का काम कर सके। इसी नीति का सीधा असर ये हुआ कि हमारी सदियों पुरानी और समृद्ध ज्ञान परंपरा को बर्बाद कर दिया गया। हमारी संस्कृत और स्थानीय भाषाओं की पाठशालाओं को पिछड़ा और बेकार बताकर बंद करवा दिया गया। हमारे विज्ञान, दर्शन, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद को अंधविश्वास कहकर उसका मजाक उड़ाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि हम भारतीयों के अंदर अपनी ही चीज़ों को लेकर एक तरह की हीन भावना पैदा हो गई। हम ये मानने लगे कि अंग्रेजी बोलना, पश्चिमी कपड़े पहनना और उनकी नकल करना ही सभ्य और आधुनिक होने का एकमात्र रास्ता है। अगर हमें इस मानसिक गुलामी से बाहर निकलना है तो सबसे पहले हमारी शिक्षा पद्धति का भारतीयकरण करना होगा। आज के समय में भारत के पारंपरिक ज्ञान प्रणाली को स्कूलों और कॉलेजों की मुख्यधारा में पढ़ाई में शामिल करना बेहद ज़रूरी हो गया है। गणित और विज्ञान के क्षेत्र में शून्य दशमलव प्रणाली और धातु विज्ञान, जिसे मेटलर्जी कहा जाता है, प्राचीन भारत के योगदान को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए कि हमें अपनी पीठ थपथपानी है, बल्कि इसे पूरे वैज्ञानिक तर्क और सबूतों के साथ नई पीढ़ी के सामने रखा जाना चाहिए। इसी तरह समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों को सिर्फ कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर जैसे पश्चिमी विचारकों की थ्योरी से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि इन्हें आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र, संत तिरुवल्लुवर के सिद्धांतों और महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के नजरिए से भी समझा जाना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ भाषा का सवाल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि भाषा सिर्फ बातचीत का साधन नहीं होती, बल्कि वह हमारी पूरी संस्कृति और सोच का आईना होती है। आज हमारे देश में अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा नहीं रह गई है, बल्कि एक खास बड़े क्लास या रसूख की पहचान बन चुकी है। जब तक हमारे देश में उस शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और हमारी अदालतों की भाषा में भारतीय भाषाएं नहीं होंगी, तब तक देश का एक आम इंसान खुद को इस सिस्टम से कटा हुआ और मानसिक रूप से गुलाम ही महसूस करेगा। शब्दों के स्तर पर भी हमारे साथ एक बड़ा खेल हुआ है। अंग्रेज़ों ने हमारी कई मूल अवधारणाओं को गलत अनुवाद करके उनका अर्थ ही बदल दिया। जैसे धर्म को रिलीजन कह दिया गया और मूर्ति को आइडल कह दिया गया, जबकि इन दोनों के मायने हमारी संस्कृति में बिल्कुल अलग हैं। विउपनिवेशीकरण का मतलब यह भी है कि हम शब्दों के इस खेल को समझें और अपनी मूल शब्दावली को उसके सही संदर्भ में इस्तेमाल करना सीखें।
एक आज़ाद देश के लिए उसका इतिहास बोध और सांस्कृतिक गौरव बहुत मायने रखता है। लेकिन औपनिवेशिक इतिहासकारों ने हमारे इतिहास को इस तरह लिखा जैसे भारत हमेशा से ही हमलावरों का गुलाम रहा हो और यहाँ के लोगों को खुद पर राज करना आता ही ना हो। इस सोच को बदलने के लिए हमें अपने उन नायकों का इतिहास सामने लाना होगा जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया। असम के वीर लचित बोरफुकन और पुर्तगालियों को हराने वाली रानी अबकक्का और जल जंगल जमीन के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने वाले भगवान बिरसा मुंडा जैसे नायकों के संघर्ष को इतिहास की किताबों के केंद्र में फिर से लाना होगा। इतना ही नहीं, हमारे प्राचीन मंदिरों और इमारतों को सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं बल्कि उस समय के बेजोड़ इंजीनियरिंग, गणित और वास्तुकला के जीते जागते उदाहरण के रूप में देखना और समझना होगा। कई बार जब लोग इस तरह की बातें सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि विउपनिवेशीकरण का मतलब पीछे लौटना या पश्चिम का अंधा विरोध करना है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमें आधुनिकता और पश्चिमीकरण के अंतर को समझना होगा। दुनिया भर के विज्ञान, नई टेक्नोलॉजी, लोकतंत्र और मानव अधिकारों को अपनाना सही मायनों में आधुनिकता है और इसका दिल खोलकर स्वागत होना चाहिए। लेकिन ये मान लेना कि आधुनिकता का अर्थ केवल अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने पहनावे और अपने संस्कारों को छोड़ना जरूरी है, ये पश्चिमीकरण है। विउपनिवेशीकरण हमें किसी अच्छी विदेशी चीज को अपनाने से नहीं रोकता, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हम एक आधुनिक भारतीय बने, ना कि पश्चिम की सस्ती नकल करने वाले पश्चिमी भारतीय रह जाएं। बेशक इस मानसिक आज़ादी की राह में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो हमारे देश के भीतर ही मौजूद उस पढ़े लिखे वर्ग से मिलती है जो पश्चिमी सोच और यूनिवर्सिटीज से इतना प्रभावित हैं कि जब भी भारतीय मूल्यों या ज्ञान की बात होती है तो वह उसे तुरंत पिछड़ापन या रूढ़िवादिता का नाम दे देता है। इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर भी एक दबाव है। आज भी दुनिया भर में रिसर्च और पढ़ाई लिखाई के मामले में पश्चिमी जर्नल्स और उनके पैमानों को ही सबसे ऊपर माना जाता है, जिससे हमारे रिसर्चर्स पर हमेशा एक दबाव रहता है। साथ ही आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां पूरी दुनिया एक बाजार बन चुकी है और उपभोक्तावाद का बोलबाला है, अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान और स्वदेशी जीवन शैली को बचाए रखना एक बहुत मुश्किल काम हो गया है। इन तमाम मुश्किलों के बाद भी भविष्य का रास्ता भारत के प्राचीन ज्ञान से ही होकर जाता है। भारत का मानसिक रूप से आज़ाद होना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भले के लिए बेहद ज़रूरी है। पश्चिम के अंधाधुंध उपभोग और विकास के मॉडल ने दुनिया को मानसिक तनाव और पर्यावरण की तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में भारत की जीवन दृष्टि और प्रकृति के साथ तालमेल दुनिया के इन बड़े संकटों का असली और टिकाऊ हल दे सकती है। हमारा योग और आयुर्वेद सिर्फ इलाज के तरीके नहीं है, बल्कि ये जीने की एक पूरी कला है जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। भारतीय मूल्यों में छिपा संयमित उपभोग यानी जरूरत के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल करने का विचार आज के क्लाइमेट चेंज के दौर में पर्यावरण को बचाने का सबसे बड़ा रास्ता बन सकता है। बात साफ है, यह एक मानसिक विउपनिवेशीकरण कोई ऐसा बदलाव नहीं है कि जो रातों रात या किसी सरकारी आदेश से हो जाएगा। ये एक बहुत लंबी और लगातार चलने वाली सोच की लड़ाई है। इसकी शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि हमारे अपने घरों से होती है, हमारी बातचीत की भाषा से, हमारे रहन सहन से और हमारे बच्चों को बचपन में सुनाई जाने वाली कहानियों और उन्हें दिए जाने वाले संस्कारों से होती है। जब हम एक समाज के तौर पर अपनी जड़ों, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखेंगे, तभी हम दुनिया के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर उठाकर खड़े हो पाएंगे। 21वीं सदी का असली भारत वही होगा जो अपनी सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता को आज की आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर एक नए आत्मनिर्भर और आत्मबोध से भरे राष्ट्र का निर्माण करेगा। अपनी मानसिक गुलामी की कड़ियों को तोड़कर हम अपनी वास्तविक आज़ादी का जश्न तभी सही मायनों में मना सकते हैं। धन्यवाद।